सभी व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी की एडिटोरियल क्लास में एक खास अंदाज के अंदर, जहां पे एडिटोरियल्स को कवर करते हैं हम ग्रामर वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर बनाने के लिए। आज उसी में सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल हेल्पिंग अ लर्निंग हैंड को हम करने वाले हैं। आज की वीडियो खास है, खास करके खास बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लिखा हुआ एक इकोनॉमिक एडिटोरियल हमें मिला है करने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊँगा उन लोगों को समझाने की जो अभी तक इकोनॉमिक एडिटोरियल को पढ़ नहीं पाते हैं। बिगिनर लेवल से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट उठाऊंगा, साथ ही मैं दो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आज लेने वाला हूं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन और कुड के बीच का डिफरेंस और डमी सब्जेक्ट्स के ऊपर की एरर। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। होपिंग अ लर्निंग हैंड को कुछ नया सीखते हैं। कह रहा हेल्प करना, किसी की मदद करना। अच्छा, किसकी मदद करना? एक ऐसे हैंड की जो लैंड कर सकता हो। लैंड करने का मतलब क्या होता है? किसी को उधार देना। कह रहा उधारी देने वाले की हेल्प करेंगे हम, जो उधार देता है बैंक, उन सबको हम जो है मदद करने वाले हैं। लैंड से मैं आप छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ, जिससे लैंड, बोरो, रो, ये तीन तरह के वर्ड हैं जिसमें ज़्यादातर बिगनर कंफ्यूज होते हैं। देखो, लैंड करने का मतलब होता है किसी को क्रेडिट देना, उधार देना। बोरो करने का मतलब होता है किसी से क्रेडिट लेना, किसी से उधार लेना। समझ गए? उधारी लेना, बोरो करना, उधारी देना, लैंड करना। अब आप इसमें कंफ्यूज होते हो, आप मेरे साथ सेंटेंसेस देखो, आपको क्लियर हो जाएगा दिमाग में कॉन्सेप्ट। बॉय कह रहा है लड़की से, कैन आई बोरो सम मनी? क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ? क्या तुम कुछ पैसे मुझे उधार दे सकती हो? कैन आई बोरो सम मनी। अच्छा, इसी को कहने का दूसरा तरीका था, कैन यू लेंड मी सम मनी? क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? तो ऐसा नहीं है बोरो को सिर्फ पैसे मांगने के लिए यूज़ करते हैं। आप सामने वाले से यूँ भी पूछ सकते हो, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? कैन यू लेंड मी सम मनी? या मैं यूँ बोल दूँ, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू? क्या मैं तुमसे कुछ पैसे ले सकता हूँ? रिप्लाई में लड़की ने बोला, आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, कैन नॉट लेंड यू मच। थोड़े से पैसे बचे हैं मेरे पास, ज़्यादा तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अच्छा, इसको कहने का दूसरा तरीका भी था, आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, यू कैन नॉट बोरो मच फ्रॉम मी। तुम मुझसे ज़्यादा पैसे उधार नहीं ले सकते हो। तो उधार लेना मतलब बोरो, उधार देना मतलब लैंड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हमेशा उधार लेते हुए बोरो वर्ड यूज़ करें, आप लैंड वर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। करने का तरीका ये है। अब मान लो उसने 10 रुपये दे दिए इसको, अब इससे एक और नया वर्ड निकल करके आएगा अपने पास, OWE। 10 रुपये देने के बाद उसने क्या बोला गर्ल ने? यू ओ मी 11 bucks नाउ। ओ का मतलब होता है तुम मेरे कर्जदार हो। जो ओ से पहले जो आएगा ना वो होगा कर्जदार, ओ के बाद में जो आएगा उसने दिया होगा कर्जा। अब लड़के ने दिया है तो लड़की बोल रही है, तो बोल रही है यू ओ मी। ए लड़के, तुम ओ करते हो मुझे, तुम्हें मेरे पास पैसे जो है तुम्हारे मेरे पास हैं, और कितने? 11 bucks। ये बक नाम का वर्ड अमेरिका से है। वैसे डॉलर को बोलते हैं आजकल, रुपए को ही बोलने लगे हैं। 1 रुपये को 1 बक बोल देते हैं अपने आजकल, है ना। तो कह रहे तुम मुझे 11 रुपये ओ करते हो, तुमसे 11 रुपये मुझे लेने हैं। 10 bucks दैट यू बोरोड, 10 रुपये जो तुमने मुझसे बोरो किए, लैंड नहीं बोरो किए। और 1 buck 1 रुपया वो जो अक्रू हुआ एज इंटरेस्ट। अक्रू वर्ड का मतलब होता है ऐसा पैसा जो आपका लेने वाला हो, है ना, किसी से इकट्ठा हो गया हो पर आपने अभी तक लिया नहीं हो। तो कह रहा है 10 रुपये जो तुमने बोरो किए और 1 रुपये का इंटरेस्ट जो अभी तक लेना मेरा बाकी है, इसलिए मैं बोलूँगा जो कि अक्रू हो गया। समझ गए? लैंड, बोरो, ओ और अक्रू वर्ड फाइनेंशियल वर्ड्स हैं, कन्फ्यूज इनमें ना हो, लिख करके रख लें इन चारों का मतलब। अब देखो कौन किसको दे रहा है पैसे, हेल्प कैसे कर रहा है। कह रहा है द RBI हैज़ मेड लाइफ ईजियर फॉर बैंक्स। सेमीकोलम। सेमीकोलम का मतलब है उसके बाद एक नया सेंटेंस शुरू होगा जिसका इस सेंटेंस से एक रिलेशन बताना चाह रहे हैं, पर वैसे वो सेंटेंस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो पहले वाला सेंटेंस देखते हैं। RBI बना चुका है, RBI जो है कर चुका है ज़िंदगियों को आसान, और किसकी? बैंकों की। बैंक की ज़िंदगियों को आसान बना चुका है। कह रहा है इट हैज़ गिवन द गवर्नमेंट द क्यू फॉर अ फिस्कल सपोर्ट प्लान। और ये दे चुका है सरकार को क्यू मतलब हिंट दे चुका सरकार को एक ऐसे सपोर्ट प्लान की जो फिस्कल हो, फाइनेंशियल हो, पैसे से रिलेटेड हो या मॉनेटरी हो। समझ गए? बैंकों की ज़िंदगी आसान बना दी हैं, साथ में हिंट दे दी RBI ने सरकार को कि आप अब जो है ना, आप भी कोई फिस्कल सपोर्ट प्लान लेकर के आओ, मेरे बूते में जो था मैंने कर दिया। चलो सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट RBI, वर्ब मेड, है ना, हैज़ मेड। ये ग्रीन पिंक वाला मैं रोज़ करता हूँ, आज भी वैसा ही है। पूरा एडिटोरियल मैंने मार्क किया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब अलग अलग करके। आपको सब्जेक्ट और वर्ब सबसे पहले देखना होता है किसी भी सेंटेंस में, अगर आपके पास एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आया है या आप किसी आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? ध्यान से लास्ट तक देखना। जिनकी दिक्कत है ना
जो ये नहीं पढ़ पाते हैं इकोनॉमी का एडिटोरियल, आज पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। साथ में एक समरी दे दूँ आपको मैं, पढ़ने से पहले आपको पता लगे क्या पढ़ रहे हो आप। हुआ ये कि आरबीआई ने कुछ मेजर्स ऐलान किए हैं ताकि बैंकों को राहत मिले। बैंकों को राहत देने का मतलब ये नहीं है एक्सिस बैंक इसके जो है फूफे के लड़का है, किसका, आरबीआई का, ऐसा नहीं है। एक्सिस बैंक को राहत देने का मतलब ये होगा एक्सिस बैंक के कस्टमर्स को राहत मिले। तो आरबीआई ने बैंकों के जरिए कस्टमर्स को राहत देने की कोशिश की है, बैंकों के कस्टमर्स को। कैसे? उसने कुछ ऐसे मेजर उठा दिए जिससे बैंकों को प्रोत्साहन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो जो है उधारी में दें लोगों को आगे। उधार देने से ये होता है इस समय सबके काम आती है, किसी का बिजनेस डूबने से बचेगा लॉकडाउन के दौरान, ठीक है ना। ऐसे मेजर्स क्या क्या उठाए हैं वो हम इसमें एडिटोरियल में आगे देखने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये क्या कह रहा है, कह रहा है आरबीआई ने तो इतना कर दिया जितना हमने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा कर चुका है आरबीआई। अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से इंतजार है जो फिस्कल सपोर्ट प्लान, कोई स्टिमुलस पैकेज वो गवर्नमेंट लेकर के आए, इसको कॉम्प्लीमेंट करे जो आरबीआई ने किया। तो जो आरबीआई के बूते का था वो कर चुका, अब बारी है गवर्नमेंट की, देखते हैं गवर्नमेंट को आगे क्या करना है। शुरू करें अपने एडिटोरियल को। कह रहे फिर कह रहा हूँ मैं, आज की वीडियो खास है, मैं बेसिक लेवल से उठाऊंगा क्योंकि रोज़ नहीं उठा पाता हूँ मैं जो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को। कह रहे द आरबीआई हैज़ इन्फ्यूज्ड ऑक्सीजन into the financial system with a second set of measures announced on Friday by Governor Shashikant Das to combat the lockdown impact on the economy। कह रहे द आरबीआई, द क्यों लगा है, सब बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज के आगे हम द लगाते हैं। कह रहे जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्यूज़ कर चुका है। वो इन्फ्यूज़ करना आप जानते हैं, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, उस काम को कहते हैं इन्फ्यूज़ करना, किसी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को डालना। तो आरबीआई ने भर दी है, डाल दी है ऑक्सीजन। अच्छा, किस में डाल दी है? इन टूल का क्या बता रहा है, हमारी आर्थिक सिस्टम में, हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में, फाइनेंशियल सिस्टम में। अच्छा, कैसे डाली ऑक्सीजन? पंप कौन सा है इसके पास? पंप का नाम है एक सेकंड सेट ऑफ मेजर्स। ऐसे कदम जो दूसरी बार आ रहे हैं ना, पहला तो अनाउंस कर चुका है, अब दूसरा मेजर्स है, दूसरे सेकंड सेट ऑफ मेजर्स है। अच्छा, कौन से मेजर्स हैं? कह रहे अनाउंस्ड ऑन, जिनको अनाउंस किया गया, जिनका ऐलान किया गया ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। अच्छा, करने वाला कौन था ऐलान? गवर्नर साहब थे जिनका नाम है ये। अच्छा, क्यों ऐलान किया इन्होंने? ये टूल का क्या बताएगा, हमेशा टू का काम यही होता है, मकसद बताना किसी काम का। टू कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए इम्पैक्ट को, असर को लॉकडाउन के। अच्छा, और किस पे? ऑन द इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पे। समझ गए? ऐसे आरबीआई ने ऑक्सीजन डाली है नए मेजर्स लेकर के, जिनको अनाउंस किया शुक्रवार को इससे गवर्नर ने, लड़ने के लिए असर को लॉकडाउन के हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पे। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, अब तो और बन गया होगा आपके लिए। इसके अंदर के मैं वर्ड्स आपको बताता हूँ जो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखने थे। इन्फ्यूज़ मैंने आपको बता दिया, जरूर कहीं नोट डाउन करें। अनाउंस्ड, यहाँ पे अचानक से आई हुई V3 है, इसका काम क्या होता है? अपने से पहले या अपने से बाद में आने वाले नाउन के बारे में कुछ बताना। कौन से मेजर्स? अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे, जो अनाउंस्ड हुए फ्राइडे को। समझ गए ना? अनाउंस क्या काम कर रहा है? मेजर्स के बारे में बता रहा है कुछ। दिनों के वारों से पहले हमेशा ऑन लगता है, टाइम से पहले हमेशा ऐड लगता है, प्रेपोजिशन का काम है, आपको पता होगा। लॉकडाउन से इम्पैक्ट क्यों नहीं लिखा हुआ? इम्पैक्ट तो लॉकडाउन का है ना, तो लॉकडाउन के अपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं लगाया हुआ? इन एनिमेट चीज़ों को हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, या तो हम यूँ लिखते हैं इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, या हम सीधे सीधे लॉकडाउन इम्पैक्ट लिख करके छोड़ देते हैं। लॉकडाउन एक नाउन होने के बावजूद एडजेक्टिव का काम करता है इम्पैक्ट से पहले। किसी भी मरी हुई चीज़ के आगे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, सिवाय कुछ चुनिंदा के, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ नाउन वीडियो में। बढ़े आगे। कह रहे मोस्ट आर एम्ड एट मेंटेनिंग लिक्विडिटी द इकोनॉमीज लाइफ ब्लड through there are some regulatory proposals aimed at making life easier for banks, NBFCs and borrowers। कह रहे ज़्यादातर जो है ना, जो मेजर्स अनाउंस किए हैं सेकंड सेट ऑफ मेजर्स को, कह रहे ज़्यादातर मोस्ट वो एम्ड एट है, उनका निशाना कहाँ पे है? क्या उनका मकसद है? मेंटेन करना लिक्विडिटी को, मेंटेन करना बाजार के अंदर पैसे को, ठीक है ना। अच्छा, लिक्विडिटी क्या है? नाउन इन अपोजिशन से बताऊंगा मैं क्या होती है लिक्विडिटी। कह रहा है लिक्विडिटी जो कि अर्थव्यवस्था का खून है, लाइफ ब्लड है जो हमारी इकोनॉमी का। कह रहा हालांकि दो देयर आर सम रेगुलेटरी प्रपोजल्स, वहाँ पे हैं कुछ रेगुलेटरी प्रपोजल्स, कुछ ऐसे मसौदे जो रेगुलेटरी हैं, नियमों से रिलेटेड हैं। और कैसे प्रपोजल? जो कि एम्ड एट हैं, अचानक से आई हुई थी एम्ड एट, जो कि निशाने पे हैं, निशाना लगा के बैठे हैं, मेक करने पे जिंदगियों को आसान, बैंकों की, एनबीएफसी की और कर्जदारों की, उधारियों की, बोरोवर्स की। सेंटेंस समझ गए सारा? ज़्यादातर एम्ड एट हैं बाजार में लिक्विडिटी को मेंटेन करने में, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का ब्लड है। हालांकि कुछ ऐसे प्रपोजल भी हैं जो एम्ड एट हैं लाइफ ईजियर बनाने के लिए बैंकों की, एनबीएफसी और बोरोवर्स की। आ जाओ सेंटेंस के पीछे ग्रामर रूल्स पे, खतरनाक वाले हैं, अच्छे से देखना।
एम्ड जब भी आप थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे उसके बाद ऐड लगाना है आपको। एम्ड ऐड का मतलब क्या होता है, आपका मकसद क्या है। एम्ड ऑन नहीं, एम्ड अबाउट नहीं, कुछ नहीं है ना, कोई लहसुन प्याज नहीं, एम्ड ऐड ही लगाना हमेशा। ऐड प्रपोजिशन है इसलिए एम्ड ऐड के बाद में अगर वर्ब आती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। एम्ड एट मेंटेनिंग लिक्विडिटी, एम्ड एट मेकिंग लाइफ इजियर। समझ लो मेरी बात को। अगर मेरे को आपको पागल करना होता है यहाँ पे तो मैं एम्ड ऑन मेंटेन लिख देता, आपको समझ में आता कि एम्ड एट मेंटेनिंग करना है। सर ऑन तो आ ही नहीं सकता और एट के बाद मेंटेन नहीं, मेंटेनिंग आएगा। आ जाओ दूसरी चीज़ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो ध्यान से, देयर आर सम रेगुलेटरी प्रपोजल्स। प्रपोजल को तो मैंने सब्जेक्ट बताया ग्रीन कलर का, आर को मैंने वर्ब बताया, देयर जो कि पहले आया उसको मैंने कुछ भी नहीं बताया। क्यों मैंने ऐसा किया, ध्यान से देखना, इसको कहते हैं सेंटेंस इन्वर्जन। और क्यों किया जाता है अब ध्यान से आपको देखोगे तो पता लगेगा। सेंटेंस देखो, अ बॉय वॉज लाफिंग इन द क्लास, वाटर इज ऑन द बाथरूम फ्लोर। एक लड़का हंस रहा था क्लास के अंदर और पानी पड़ा था बाथरूम के फ्लोर पे। सिंपल सेंटेंसेज है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, बॉय, वर्ब कौन है, वॉज लाफिंग इन द क्लास। समझ गए ना। अगर इस सेंटेंस को मुझे दूसरे तरीके से लिखना हो तो उसको लिखने का एक तरीका और है। देयर, अब देखो ये कहाँ से आया, इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है ये। देयर वॉज अ बॉय लाफिंग इन द क्लास। देयर देखो वॉज की जगह वॉज आया, अ बॉय की जगह देयर आया। अच्छा, इसके बाद लाफिंग से पहले मैंने लगा दिया अ बॉय, सब्जेक्ट को मैं वॉज के बाद ले आया। देयर वॉज अ बॉय लाफिंग इन द क्लास। अच्छा, दूसरे वाले को देखें, वाटर इज़ ऑन द बाथरूम फ्लोर। फिर से क्या करना है, देयर को ले आना है शुरू के अंदर, वर्ब को वहीं की वहीं रखना है, हेल्पिंग वर्ब को, और जो वाटर है ना सब्जेक्ट, उसको वर्ब के बाद ले आना है, हेल्पिंग वर्ब को। अगर कोई मेन वर्ब दी हो तो मेन वर्ब इसके बाद रखनी है, नहीं तो बाकी का आपका जैसा चलते चलने दो, ऑन द बाथरूम फ्लोर। अब देखो दोनों सेंटेंसेस जो देख रहे हो ना देर से शुरू होने वाले, ये सेंटेंसेस और इनके पुराने वाले सेंटेंसेस में कोई फ़र्क नहीं है। अ बॉय वॉज लाफिंग इन द क्लास मतलब लड़का हंस रहा था क्लास में। देयर वॉज अ बॉय लाफिंग इन द क्लास, वहाँ एक लड़का हंस रहा था क्लास में। वाटर इन द बाथरूम फ्लोर, बाथरूम फ्लोर पे पानी है। देयर इज़ वाटर ऑन द बाथरूम फ्लोर पे पानी है। अब देखो इसको इन्वर्जन कहते हैं। आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, आपको पता कैसे लगेगा इन्वर्जन हुआ कैसे है। जब जब देयर, सुन लो, जब जब देयर शुरू के अंदर आएगा किसी सब्जेक्ट के, वो इन्वर्टेड सेंटेंस होगा। क्योंकि अच्छा देयर कैसे आएगा, एज सब्जेक्ट आपको दिखे है ना, देयर के साथ में कुछ और ना लगाओ। जब जब शुरू में आएगा तब तो आपको पता लगेगा इन्वर्टेड सेंटेंस है, क्योंकि देयर एक एडवर्ब है मेरे भाई, कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकती। देयर वॉज ए बॉय लाफिंग क्लास में देयर जो है एडवर्ब का काम करता है। अब आ जाओ इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आपको वो यूं भी दे सकता है, देयर वॉज अ बॉय इन द क्लास, देयर वॉज अ बॉय इन द क्लास। अब देखो यहाँ पे क्या है, वॉज के बाद में लाफिंग नहीं आ रहा, वॉज के बाद में लाफिंग नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना है, इसका सिंपल सेंटेंस ऐसा बनेगा, अ बॉय वॉज, इसको देयर को मुझे यहाँ रखना है, वॉज देयर इन द क्लास। यहाँ पे ये एडवर्ब है ना, आपको सिंपल वाले के अंदर भी आएगी, क्योंकि मान लो वॉज के बाद में लाफिंग होता, देयर वॉज अ बॉय लाफिंग इन द क्लास होता ना, तो मैं लिख देता अ बॉय वॉज लाफिंग इन द क्लास। अब यहाँ पे मुझे वॉज के बाद कुछ और चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, अ बॉय वॉज देयर इन द क्लास। समझ गए। अब देखो इसमें एरर कहाँ आती है, आपने इतना तो सब जो मेरे साथ समझ लिया। एरर ये आती है, आप इस देयर को सब्जेक्ट समझ के वर्ब लगाते हो, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब। गलती आप ये कर देते हो, कुछ लोग देयर को सिंगुलर मानते हैं, कुछ लोग देयर को प्लूरल मानते हैं। एक्चुअल में वर्ब तो आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, जो कि देयर के बाद होता है। समझ लो मेरी बात को। आपको पागल ऐसे बनाता है, देयर के बाद में इज लिख करके बॉयज़ लिख देगा, बहुत सारे लड़के लिख देगा, और आपको बनाना होगा उसको इसका वॉज, सॉरी आर। समझ गए ना मेरी बात को। तो आपको हमेशा इस तरह के सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट ट्रू सब्जेक्ट पे जानना है और उसके हिसाब से वर्ब लगानी है। अगर आप इतना समझ गए तो ये आपके पास 1 2 3 4 सेंटेंसेज है। समझो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया, और बताना जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने लगाई हैं इसके अंदर सेंटेंस पे लगी हुई हैं, क्या वो सही हैं या नहीं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपका नाउन चैप्टर पूरा जो है ना, नाउन एंड नंबर के एरर्स भी सॉल्व हो जाएंगी, जो मैं आपको ग्रामर सीरीज में करवा चुका हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कोशिश करो, मैं इसी वीडियो के दौरान इसका सोल्यूशन बताऊंगा, पहले आप कोशिश करके कमेंट सेक्शन में डालो, वीडियो के दौरान अपने इसको सोल्यूशन भी करेंगे आगे चल के। बढ़ते हैं आगे। चलो, कह रहा है NBFC जान लें आप, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनियां जो आपको लोन भी देती हैं पर बैंक भी नहीं है, जैसे मन्नापुरम लोन, जैसे फुलरटन इंडिया, जैसे वो मुथूट फाइनेंस है ना, पैसे दे देंगे आपको पर वो बैंक नहीं है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी इसको एम्ड एट है। कह रहा है, इट इज़ नाउ क्लियर दैट द बैंक प्रेफर्स टू कैलिब्रेट इट मूव्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा है अब ये चीज़ ये चीज़ है अब क्लियर, बड़ी साफ। वो ये कि जो बैंक है ना, प्रीफर के बाद टू फिक्स प्रपोजिशन लगा के बता रहा है, हमेशा बैंक ये प्रीफर करता है।
द बैंक मतलब आरबीआई हमेशा इसका यही विकल्प जो है हमेशा ही चुनता है, कौन सा, कैलिब्रेट करने का, एडजस्ट करने का, अपने मूव्स को, अपनी हरकतों को हिसाब से, बेस्ड ऑन, आधार से, किसके आधार पे, कांस्टेंट फीडबैक के आधार पे, जो ज़मीनी हकीकत से आता है, जो ग्राउंड से आता है, ग्रास रूट लेवल से आता है। कह रहा द वे, हाइफन लगा के, कह रहा वही तरीका, द वे वही तरीका, इट शुड बी, जो कि ये होना चाहिए। तो मतलब बैंक जो है साफ हो गया है कि ज़मीन की हकीकत को देख करके ही हर अपने मूव को उठा रहा है और जिस तरीके से इसको उठाना चाहिए वही काम ये कर रहा है, द वे इट शुड बी। आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़, प्रीफर के बाद में हमेशा टू लगाते हैं आप। आई प्रीफर टी ओवर, नहीं तो टू कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी से टी को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ना, तो प्रीफर टी टू कॉफ़ी होता है। आपको समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, कैलिब्रेट करने का मतलब है एडजस्ट करना, एकोमोडेट करना किसी चीज़ को, फाइन ट्यून करना, हिसाब से ढाल लेना या ट्वीक करना, कैलिब्रेट करना इसी को बोलते हैं। बढ़े आगे, कह रहे इन what should be reassuring for the markets, Mr. Das was categorical that the RBI would do what it takes to support the economy and monitor the evolving situation. इस इन को छोड़ दो, अभी ये शुरू में आता है, मैं आपको बताऊंगा क्या काम करता है, अभी एक बार इसको छोड़ दो। मैं क्या कहता हूँ, इसको पूरे को छोड़ दो आप, इस इन का अगर आपको मतलब सही से समझना है तो यहाँ से पढ़ो। कह रहा मिस्टर दास है ना, वो थे कैटेगोरिकल। अब ये कैटेगोरिकल क्या होता है, जब आप कोई कैटेगरी के अंदर जवाब देते हो ना, मतलब हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर कट जवाब देते हो आप, तो आप होते हो कैटेगोरिकल, या आपका जवाब होता है कैटेगोरिकल। समझ गए? मिस्टर दास जो थे बिल्कुल कैटेगोरिकल थे, बिल्कुल क्लियर कट थे, साफ साफ थे। और क्या साफ साफ किया उन्होंने, कह रहे द आरबीआई ना वो डू, वो करेगा व्हाट इट टेक्स टू सपोर्ट द इकॉनमी, क्या करेगा, जो भी सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है हमारी अर्थव्यवस्था को, वो आरबीआई वुड डू करेगा। कह रहा और क्या करेगा, ऑल्सो मॉनिटर, वुड मॉनिटर मतलब मॉनिटर भी करेगा द इवॉल्विंग सिचुएशन है, आगे जो इवॉल्व होती हुई, आगे जो घटित होती हुई घटना है, सिचुएशन है, हालात है। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ इसके पहले वाले, इसके ऊपर, इन वट शुड बी रीअश्योरिंग फॉर मार्केट्स, एक ऐसी चीज़ जो कि रीअश्योरिंग होनी चाहिए, रीअश्योरिंग मतलब भरोसा दिलाने वाली होनी चाहिए मार्केट्स को, हमारे बाज़ारों को। समझ गए? अब इस इन का काम क्या है, इन जब भी शुरू में लगता है ना, उसका मतलब ऐसे होता है, एक ऐसी चीज़ जो कि रीअश्योरिंग होनी चाहिए मार्केट्स के लिए, उसके अंदर इन्होंने कैटेगोरिकल होते हुए ऐसा बोला कि आरबीआई ऐसा करेगा, है ना। अब मैं आपको उसको यूज़ करके दिखाता हूँ, रियल के अंदर आपको सेंटेंसेस न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे इन से शुरू होते हुए। पहला तो देखना, इन अ फर्स्ट द एफएम अनाउंस्ड अ $2 बिलियन, डॉलर क्या लिखूँ मैं, रुपीज़ लिखता हूँ ना, $2 बिलियन रुपी स्टिमुलस पैकेज। इसका मतलब क्या है, इन अ फर्स्ट का पहली दफ़ा, आज तक ऐसा नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है ये चीज़। इन अ फर्स्ट का मतलब ये होता है, एक तो इन आता है शुरू में इस तरीके से, दूसरा इन कैसे आता है, जैसे यहाँ आया हुआ है, इन व्हाट इज़ क्लियर इंडिकेशन ऑफ समथिंग, है ना, या इन व्हाट शुड बी रीअश्योरिंग और कुछ भी, उसके बाद में कोमा लगा करके, जैसे ये शुरू हुआ ना, ये सेंटेंस मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, इन वट शुड बी रीअश्योरिंग एफएम अनाउंस्ड अ $2 बिलियन। तो ऐसे यूज़ होगा, या तो इन फर्स्ट आएगा या इन वट लगा करके कोई क्लोज आएगा। समझ गए ना? मतलब रिपीट करके देख लेना, ये ऐसी चीज़ें हैं ना तो नेट पे मिलेंगी ना डिक्शनरी में मिलेंगी, धक्के खा करके घसा करके आप सीखोगे कि इन शुरू में आता है तो क्या काम करता है। बढ़ते हैं आगे, वुड डू और वुड मॉनिटर आएगा। अगर आरबीआई के साथ में मॉनिटर लगाऊं तो गलत हो जाएगा, आरबीआई मॉनिटर्स होता है। अब मॉनिटर्स तो लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए आपके पास, यहाँ पे मॉनिटर नहीं लिखा हुआ। मॉनिटर्स का मतलब क्या है, इसके आगे एक मॉडल वर्ब लगी हुई है जो हमने पहले लगा दी, दूसरी बार हम एरर ऑफ रिडंडेंसी ना हो इसकी वजह से नहीं लगा रहे। द आरबीआई वुड डू और द आरबीआई वुड मॉनिटर। बढ़े आगे, गलत है वैसे मॉनिटर, अगर आप वुड नहीं समझो तो ये मॉनिटर्स होना चाहिए अगर यहाँ वुड नहीं होता तो। कह रहा इंडीड, वास्तव में, द आरबीआई हैज़ बीन वेरी जनरस इन इट्स लिक्विडिटी मेंटेनेंस मेजर्स इन रिसेंट टाइम्स। कह रहा वास्तव में जो आरबीआई है ना, वो रही है बड़े खुले दिल वाली, बड़ी परोपकारी, बड़ी जनरस, बड़ी बेनेवलेंट, और किसमें, इसके उन मेंटेनेंस मेजर्स में, लिक्विडिटी के, नकदी को बाजार में बनाए रखने के मेजर्स में जो रिसेंट टाइम्स में आए हैं, हालात के अंदर हाल में आए हैं। कह रहा एंड पर्टिकुलर सो, और खासकर तब, आफ्टर बाद में, द लॉकडाउन बिगेन इन मार्च, जब लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च के अंदर। समझ गए सेंटेंस? मार्च से आरबीआई जो है बड़ा ही बेनेवलेंट, बड़ा ही जनरस हमें दिखाई दे रहा है। कह रहा देयर विल श्योरली बी
consequences for the economy, but that is a worry for another day. वहाँ होंगे consequences, surely पक्का ही होंगे consequences अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन दैट इज़ अ वरी, ये एक ऐसी चिंता है फॉर अनदर डे, किसी और दिन की। जरूर एक दुष्परिणाम निकल करके आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज, बैड रिजल्ट या गुड रिजल्ट्स, कैसे भी रिजल्ट्स निकल करके आएंगे हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन चिंता की बात है ना वो आज की नहीं है, वो कल की है। अभी तो कोरोना को हमें देखना है। समझ गए सेंटेंस को? आ जाओ सेंटेंस में, जो भी मैंने आपको सिखाया था फिर से वही देखो। देयर से शुरू हो रहा है सेंटेंस, सब्जेक्ट कौन है? विल श्योरली बी के बाद में जो आ रहा है। कॉन्सिक्वेंस विल श्योरली बी देयर एडवर्ब की तरह काम आएगा, इसके बाद में लगेगा। सब्जेक्ट कॉन्सिक्वेंस, वर्ब आपकी विल श्योरली बी। समझो इन चीज़ों को। अगर यहाँ पे विल की जगह मान लो इज होता और कॉन्सिक्वेंसेज होता तो मेरे को यहाँ पे इज को आर करना था। कॉन्सिक्वेंसेज जो है प्लूरल है, इज नहीं ले सकता अपने साथ में। बढ़े आगे। कॉन्सिक्वेंस जानते हैं, कौन प्लस सीक्वेंस, एक के बाद एक चीज़ें आती हैं, मतलब जो पहले काम किया, पहले कुछ बोया फिर उसका फल निकल करके आया। कॉन्सिक्वेंस को कहते हैं जो आपने बोया उसका फल। कह रहे द ओवर रीचिंग ऑब्जेक्टिव नाउ शुड बी टू कीप द इकोनॉमी अफ्लोट बाय डिप्लॉइंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एट द RBI's कमांड। कह रहे जो ओवर रीचिंग ऑब्जेक्टिव है ना, ओवर रीचिंग क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा, या कह दूँ मैं बहुत ऊंचा एम रखने वाला, बहुत ऊंची आकांक्षाओं वाला, बहुत ऊंची इच्छाओं वाला। कह रहे जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, आगे से आगे जो बहुत आगे जो अचीव करने वाला ऑब्जेक्टिव है, कौन सा अब ना हो, कह रहे वो शुड भी होना चाहिए, कीप करना, बनाए रखना, अर्थव्यवस्था को तैरता हुआ। अफ्लोट का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था का जहाज डूबे नहीं, तैरता रहे, अफ्लोट रहे। और कैसे? डिप्लॉय करके, काम में लगा के, ऑल द इंस्ट्रूमेंट, सब उन कदमों को, एट द RBI's कमांड, जो RBI की कमांड में है, जिसके पास RBI के पास जिसकी पावर्स है। समझ गए सेंटेंस को? ओवर रीचिंग वर्ड को देखें आप कैसे बनाए। ये दो मतलब होते हैं इसके। एक तो होता है एम करना बहुत हाई, है ना, और दूसरा होता है किसी को स्मार्टनेस में सरपास कर देना। जैसे मैं अगर आपको ओवर रीच करूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपसे ज़्यादा स्मार्ट बातें कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा स्मार्ट काम कर रहा हूँ, आपको मैं बुद्धू बना रहा हूँ। समझ गए? ओवर रीच कर रहा हूँ। आप कई बार देखेंगे द ओवर रीच ऑफ द BJP हैज़ नॉट डन वेल फॉर द कंट्री, ऐसे तरह के सेंटेंस आप बने हुए देखेंगे। ओवर रीचिंग ऑफ द कांग्रेस हैज़ नॉट डन वेल फॉर द कंट्री फॉर 70 ईयर्स। दूसरा क्या होता है? ओवर प्लस में रीच, आगे रीच करना, जहाँ तक नहीं पहुँच सकते, पजामे से बाहर की बात करना, लंबे लंबे काम करना। समझ गए ना? एम टू हाई, टू होता है TOO। चलो ये अफ्लोट देख रहे हो यहाँ पे। अफ्लोट और फ्लोटिंग में बहुत लोगों को होती है कन्फ्यूजन। दोनों एडजेक्टिव हैं। फ्लोटिंग वर्ब भी होती है और वर्ब की जो ING फॉर्म है इसकी एडजेक्टिव का काम करती है। अफ्लोट सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, वर्ब का काम नहीं करता। अब जब ये दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों का मतलब होता है तैरता हुआ। अब मेरे से कई लोग पूछते हैं सर कब कौन सा लगाएं? जब कोई तैरता हुआ जहाज है तो फ्लोटिंग जहाज है या अफ्लोट जहाज है, कौन सा जहाज है वो? अब देखो, आप इन दोनों को लगाने का होता है तरीका। देयर इज़ एन अफ्लोट रूमर दैट द प्रेसिडेंट विल रिजाइन। क्या है? एक तैरती हुई रूमर है, बाजार में घूमती हुई एक जो है अफवाह है कि प्रेसिडेंट जो है रिजाइन करेगा। अफ्लोट रूमर है। समझ गए? अफ्लोट कहाँ लगा है? रूमर से पहले। किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस रूमर नाम के नाउन को। समझ गए ना? रूमर के लिए अफ्लोट लगा है और रूमर से पहले लगा है। अफ्लोट को आप रूमर से पहले नहीं लगा सकते, क्योंकि अफ्लोट एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा वर्ब के बाद यूज़ होता है, या ऐसा बोलूँ जो हमेशा नाउन के बाद में यूज़ होता है, जिस नाउन के लिए वो लगा है। देयर इज़ एन रूमर अफ्लोट दैट द प्रेसिडेंट विल रिजाइन। समझ गए मेरी बात को? क्यों लगेगा बाद में? क्योंकि ये प्रेडिकेटिवली यूज़ होने वाला एडजेक्टिव है। हमेशा जिस नाउन को ये कर रहा हो मॉडिफाई, उसके बाद में लगेगा, ना कि उससे पहले। अगर पहले लगाना है सर तो क्या करें? तो मेरे भाई कुछ ना करो, फ्लोटिंग लगा दो। फ्लोटिंग एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एट्रीब्यूटिवली यूज होता है, कभी बाद में यूज नहीं हो सकता। देयर इज अ रूमर फ्लोटिंग नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे तो अफ्लोट आएगा और पहले लगाना है तो फ्लोटिंग आएगा। समझ गए मेरी बात को? अफ्लोट क्या है? बाद में आता है, फ्लोटिंग आता है पहले। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। ग्रामर वीडियो में आप आज मेरे साथ देखोगे, ब्लेज, अबलेज, फ्लोट, अफ्लोट, ऐसे बहुत सारे हैं। एक और देख लो, समहाउ वी केप्ट द बोट फ्लोटिंग इन द सी। किसी तरह से हमने कीप रखा, बोट को तैरता हुआ रखा सी के अंदर। कीप भी एक लिंकिंग वर्ब है, बी फैमिली की वर्ब के साथ में और भी बहुत सारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। लुक, सी, हियर, स्मेल, कीप, ये सब लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो कीप जो है ना, ये फ्लोटिंग नाम के एडजेक्टिव से इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है समहाउ, जो है वी को, जो है वी केप्ट द बोट फ्लोटिंग, है ना। बोट के लिए लगा फ्लोटिंग कहने का मतलब ये। अगर ये बोट के लिए लगा है और बोट के बाद आ रहा है तो बात होगी गलत, क्योंकि फ्लोटिंग आता है पहले। मुझे क्या लगाना है यहाँ पे? अफ्लोट। वी केप्ट द बोट अफ्लोट।
अगर मान लो इस अपलोड से मुझे बोर्ड से पहले लगाना है, सर मैं आपकी तरह मान लूँ बोर्ड से पहले फ्लोटिंग लिख दूँ, देखो लिख तो दोगे आप, ग्रामेटिकली भी सही हो जाएगा, पर सेंटेंस का कुछ मतलब बनेगा। सम हाउ वी केप्ट द फ्लोटिंग बोट इन द सी, किसी तरह से हमने तैरती हुई बोट को सी में रखा। अरे बोट तो तैरती हुई होती है ना, कौन सी डूबती हुई बोट होती है, समझ लो। रख सकते हो पर सेंटेंस जो है ना सही नहीं बनेगा। यहाँ पे तो अगर जो आप कहना चाह रहे हो ना वो आप अफ्लोट लगा के कह सकते हो, और अगर फ्लोटिंग लगाना है तो भी आपको इसके बाद में लगाना पड़ेगा बोट के, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए फ्लोटिंग तो इस सेंटेंस में लग ही नहीं सकता। समझ गए, अफ्लोट हमेशा बाद में, फ्लोटिंग हमेशा पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द सेंट्रल बैंक हैज़ लर्नड फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस of the targeted long-term repo operations till now when banks prefer to deploy the funds in bonds of PSUs and large corporates। अब यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग जो है ना दिमाग ख़राब हो जाता है उनका जब इस तरह का एडिटोरियल पढ़ते हैं कि ये क्या आ गया और क्यों कर रहा है। ध्यान से देखना, मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। कह रहा सेंट्रल बैंक सीख चुका है अपने एक्सपीरियंस से, जो अनुभव इसने लिया है उससे सीख चुका है। और क्या चीज़ है, कह रहा अनुभव है इसका इन तरह के ऑपरेशंस का। अब ये समझ लो एक स्कीम का नाम है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एक स्कीम का नाम है। और कब तक सीख चुका है, टिल नाउ, अभी तक ये इस चीज़ को सीख चुका है। और क्या सीखा है इसने, कब जो बैंक है ना प्रीफर टू करते हैं, कब बैंक पसंद करते हैं डिप्लॉय करना, काम में लगाना अपने पैसों को, फंड्स को बॉन्ड्स में, पीएसयू के और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के। आरबीआई ने, जो सेंट्रल बैंक है ना, उसको अच्छे से पता लग गया इस तरह की स्कीम को लगा करके अभी तक कि कब कब बैंकों को इन दोनों के अंदर पैसा लगाने का मन करता है। अब आ जाओ इसके पीछे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों जो आरबीआई को सीखने की ज़रूरत थी। आरबीआई क्या कहता है, आप है ना एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज़्यादा पैसा दो, माइक्रो मीडियम स्मॉल जो स्केल्स इंडस्ट्री है इनको पैसा दो आप। बैंक क्या बोलते हैं, हम तो नहीं देंगे इनको, ये तो भाग जाते हैं, साले पैसे लेते हैं और फिर देने नहीं आते। आरबीआई बोल रहा है दे दो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनको देना है, क्योंकि इनसे देश बढ़ेगा आगे। 60-70% लोग यही हैं हमारे देश में, गरीब लोग। ये बैंक क्या बोलते हैं, हम तो नहीं देंगे, हम तो देंगे अंबानी को और एक देंगे अदानी को। क्यों, क्योंकि ये तो वापस करते हैं पैसा, इनके बॉन्ड के अंदर लगाएंगे हम तो, या हम तो सेल इंडिया गेल इंडिया के बॉन्ड में लगाएंगे पीएसयू के अंदर। अब बैंकों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, बैंकों के पास पैसा आता है आरबीआई से। कुछ पैसा आरबीआई से उठाते हैं, कुछ बाजार से उठाते हैं, वही पैसा आगे वो देते हैं। आरबीआई ने क्या बोला, एक स्कीम चलाता हूँ मैं ऐसी स्कीम चला रहा हूँ तुम्हें जहाँ तुम्हें मैं लंबे समय के लिए पैसा दूंगा। किनको, बैंकों को। और पैसा दूंगा ऐसा जो तुमसे मांगूंगा भी नहीं और उस पर लूँगा ब्याज भी कम। बस मेरी एक ही शर्त है, जहाँ मैं बोलूँ ना उस पैसे का कुछ परसेंटेज आपको उन लोगों को देना है। इससे हुआ का क्या होगा, ये इससे बैंक्स जो हैं गरीब लोगों को पैसा देंगे और बैंक को ये मिलेगा कि सस्ता लोन मिलने लग जाएगा, और आरबीआई के पास जो पैसा नोट जो छपे हुए पड़े हैं वो गरीब लोगों तक पहुंचेंगे। सीधे दे देगा तो आरबीआई थोड़ा ना इतना कुछ मैनेज कर सकता है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चलाता है आरबीआई, ताकि ये जो बदमाश बैंक है ना, आज जो अदानी जो अंबानी के पीछे पड़े हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स के पीछे पड़े हैं, पीएसयू के पीछे पड़े हैं, गरीब आदमी को भी, कोई चाय वाले को भी जो है किसी दुकान वाले को पैसा दे। तो आरबीआई सीख चुका है कि कब कब है ना ऐसे टाइम के अंदर ये बैंक वाले गरीबों को पैसा नहीं देते। अब वही टाइम आया कोरोना का, तो इसने ये इस तरह का बॉन्ड निकाल दिया ताकि गरीबों को पैसा मिले। अब देखो क्या कर रहा है, कह रहे द आरबीआई हैज़ कॉल्ड आउट दिस रिस्क ऑफ एटीट्यूड ऑफ द बैंक्स। आरबीआई ने दुत्कार दिया, कॉल आउट कर दिया। कॉल आउट करने का मतलब क्या होता है, किसी को घर से बाहर बुलाते हो ना, आ बाहर निकल, तो उसने कॉल आउट किया, तुत्कारा इस रिस्क ऑफ एटीट्यूड को। बिना रिस्क लेने वाला एटीट्यूड है इन बैंकों का, है ना, रिस्क के टाइम अडानी अंबानी वाला एटीट्यूड। कह रहा और कब, अनाउंस करते हुए 50,000 करोड़ रुपए इन बैंकों के लिए। कह रहा 50,000 करोड़ तुमको दूंगा मैं अगर तुम गरीबों को पैसा दोगे, इसमें से 5-10,000 करोड़। कह रहा ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स एंड पेपर्स ऑफ एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। आ गया ना, कह रहा ये सारा का सारा पैसा है ना इन्वेस्ट होना चाहिए बॉन्ड्स के अंदर और एनबीएफसी, मुथूट फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अंदर। छोटे छोटे फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा जाएगा, जहाँ से ये पैसा हम लोगों के पास, आपके और मेरे पास पहुंचेगा। समझ गए सेंटेंस को, समझ गए ना स्कीम को। आपको ये चीज़ें पता नहीं है, इस वजह से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पा रहे और आप आज भी घबराते हो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में। एक एक करके सीखो, कहीं लिखते जाओ ताकि आप सीख पाओ इन चीज़ों को। ऑल के बाद अगर आपके पास कोई प्रोनाउन आए हमेशा उसके बीच में ऑफ लगाना है, और कोई नाउन आए तो ऑफ नहीं लगाना। ऑल द बॉयज़, ऑल ऑफ द बॉयज़ नहीं, बॉय एक नाउन है, ऑल के बाद ऑफ नहीं आएगा, पर ऑल ऑफ यू आएगा। यू एक प्रोनाउन है, इससे पहले ऑफ आएगा, दिस एक प्रोनाउन, इससे पहले ऑफ आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कई बार आपको मैं बता चुका हूँ ऑल का कॉन्सेप्ट क्या है। कह रहा है द रिस्पॉन्स
टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ ये वाली स्कीम TLTRO विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। कह रहा है जो प्रतिक्रिया आएगी ना, इसका जो कॉन्सिक्वेंस निकल करके आएंगे, अगला जो राउंड अभी TLTRO का निकाला है इसने, वो रिस्पॉन्स होगा विल बी इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो देखने वाला होगा टू वॉच। कह रहा है सिमिलरली इसी तरह से बाय रिड्यूसिंग द रिवर्स रेपो रेट बाय अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स टू 3.75%, द RBI हैज़ मेड इट फर्दर मोर अनअट्रैक्टिव फॉर बैंक्स टू इंडल्ज इन लेजी बैंकिंग। पहले इसका मतलब समझ लो, एक और कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक फिर आपको मैं समझाता हूँ। कह रहा है दूसरी तरह से सिमिलरली उसी तरह से रिड्यूस करके, कम करके रिवर्स रेपो रेट को, जो एक खास तरह की रेपो रेट होती है 25 बेसिक पॉइंट से 0.25% से, और रिवर्स करके कहाँ लाया, रिड्यूस करके 3.75 पे, पहले 4 थी अब 3.75% है। कह रहा ऐसा करके RBI ने बना दिया है इसको और ज़्यादा, फर्दर मोर मतलब आगे और ज़्यादा अनअट्रैक्टिव, और ज़्यादा कम ल्यूक्रेटिव बना दिए, कम जो है फ़ायदे वाला बना दिया है। किसके लिए, बैंक्स के लिए। और क्या करना, इंडल्ज इन करना, अपने आप का टाइम पास करना, किसमें, लेजी बैंकिंग के अंदर। और कैसे का टाइम पास करना, बाय पार्किंग एक्सेस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक, पार्क करके एक्सेस फंड्स को रख करके, जमा करके, ज़्यादा ज़रूरी जो है फालतू के पैसे को सेंट्रल बैंक के साथ, RBI के साथ, बजाय इसको लैंड करने के, बजाय इसको पब्लिक को देने के। अब देखो दूसरी बदमाशी बैंक्स क्या करते हैं, जैसे इनके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे होते हैं ना, तो ये RBI से एक खाता और चला लेते हैं। कह रहे इससे तो एक खाते से तो RBI से पैसे ले लिए, दूसरे खाते से RBI को पैसे दे दिए। कह रहे ये अपना अलग हिसाब है, वो अपना अलग हिसाब है, मेरे पास 5,000 करोड़ अभी पड़े हैं, आप रखो, RBI को बोल देते हैं। RBI उस पैसे पर इनको ब्याज भी देता है। अगर यही पैसा ये थोड़ा सा रिस्क लेकर गरीब लोगों को दे तो 8-10% का ब्याज मिले, पर ये क्या बोलते हैं, नहीं चाहिए हमें, हम तो नहीं देंगे, हम तो देंगे या तो अडानी अंबानी को, या हम देंगे वापस RBI को। RBI क्या कर रहा है, जो पैसा तुम मुझे दोगे ना, जिस रिवर्स रेपो रेट पे मैं तुम्हें ब्याज देता हूँ, उस ब्याज को मैं और कम कर रहा हूँ। मतलब बैंक सोचेंगे 2 बार कि अब हमारे पास तो पैसा और कम आएगा, RBI को देने पे ब्याज और कम आएगा। तो इस तरह से RBI इनको धक्का दे रहा है बार बार, मेरे पास मत लाना एक्सेस पैसा, जो पैसा जिसको चाहिए बाजार के अंदर डालो, गरीब लोगों को दो। समझ गए रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जिसके ऊपर RBI पैसा वापस लेता है इनसे। आगे बढ़ते हैं। पार्क करना होता है, जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो उसको आप रख देते हैं, जैसे पार्किंग होती है ना, पार्क कर देते हैं आप अपनी गाड़ी वहाँ पे, वैसे उसको कहते हैं पार्क करना। लैंड आ गया, फिर किसी से उधार देना किसी को। कह रहा है एज मच एज इतने लाख करोड़ वॉज पार्क्ड विद RBI ऑन अप्रैल 15। अप्रैल 15 को इतने लाख करोड़ है ना पार्क किए हुए पड़े हैं RBI के साथ। कितने, 6.9 लाख करोड़ रुपया पड़ा है बैंकों का। कह रहे दिस इज़ द टाइम, यही वो वक्त है व्हेन, जब बैंक्स विल हैव टू बी लिबरल, बैंक्स को लिबरल होना पड़ेगा, थोड़ा आज़ाद होना पड़ेगा अपने ख्यालों में। और किस चीज़ में, इन एक्सटेंडिंग हेल्प फॉर वर्किंग कैपिटल लोन्स, एक्सटेंड करने में, देने में मदद को वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए, रोज़मर्रा के दुकान के जो खर्चे होते हैं, वर्किंग कैपिटल जो होती है उस तरह के लोन्स के लिए। और किसके लिए, ओवरड्राफ्ट्स के लिए, टू देयर बोरर्स, अपने बोरर्स को उचंती पैसा देना। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, आज लो कल वापस कर देना। इंक्लूडिंग MSME, जिसमें शामिल है छोटे व्यापार, छोटे बिजनेस। कह रहा है यही वो वक्त है जब RBI को, जब इन बैंकों को है ना समझना चाहिए कि थोड़ा रिस्क लेकर के गरीब लोगों को पैसा दिया जाए। कैसे, वर्किंग कैपिटल लोन करके और ओवरड्राफ्ट्स को दे करके। समझ गए सेंटेंस को। एक्सटेंड का मतलब 2 होता है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना और किसी चीज़ को देना, है ना, 2 काम करती है एक्सटेंड। हेल्प, जो एक्सटेंड नाम की वर्ब है, यहाँ पे हेल्प को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब हेल्प को हम जो है आगे किसी को दे रहे हैं। कह रहे द गवर्नमेंट could help here by extending a scheme of credit assurance cover that will encourage bank to be more liberal in their risk outlook। अब कह रहा इनका रिस्क जो है उसको कम कैसे किया जा सकता है। कह रहा गवर्नमेंट है ना वो हेल्प कर सकती है यहाँ पे, और क्या करके, दे करके, एक्सटेंड करके एक स्कीम को जो क्रेडिट इंश्योरेंस कवर दे, जो बैंकों को इंश्योरेंस की स्कीम हो कि आपको कोई आदमी पैसा लेके भाग जाए तो हम आपसे इतना पैसा जो है आपको वापस करेंगे। तो गवर्नमेंट भी एक्सटेंड कर सकती है एक ऐसी स्कीम को। अच्छा ये कौन सा कवर है, कह रहे जो कि इनक्रेज करेगा, जो कि जो है हिम्मत बढ़ाएगा बैंकों की ज़्यादा लिबरल होने के लिए, खुले दिमाग का होने के लिए, अपने रिस्क के आउटलुक में, अपने रिस्क के जायजे में, है ना, रिस्क जो आगे का देखते हैं उसके देख करके अपना दिमाग खोलेंगे अगर सरकार एक इंश्योरेंस स्कीम बैंकों को दे दे तो। कुड यहाँ पे हेल्प के साथ में आया हुआ है, फटाफट एक कॉन्सेप्ट सीख लें। कैन आता है प्रेजेंट के लिए, कुड आता है प्रेजेंट में पोलाइटनेस के लिए, कैन आता है फ्यूचर के लिए और सिर्फ किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए, और कुड आता है पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए जो होता है वीक। ध्यान से देखोगे ना, कुड जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज़ हो सकता है, पर कैन ऐसा है जो पास्ट में यूज़ नहीं हो सकता। पहला लेसन क्या निकल करके आया,
अगर पास्ट की बात हो रही हो तो कुड आएगा हमेशा। अच्छा, प्रेजेंट की बात हो रही हो तो कैन और कुड दोनों आ सकते हैं। कैन का मतलब है सिंपल सा, और जो कुड का मतलब है किसी को पोलाइट वे में विनम्र होकर के कोई रिक्वेस्ट करना। अच्छा, फ्यूचर की बात हो रही हो, अगर बात आ रही भविष्य की, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो तो कैन, और अगर वीक फ्यूचर हो तो कुड। अब इन सेंटेंसेस को देखो, ये रूल मैं अप्लाई करूँगा। आपको कैन और कुड में से एक चूज़ करना है। आई, यहाँ पे ब्रैकेट, कैन कुड नॉट हेल्प हिम दैट डे एज आई वॉज इल। उस दिन मैं उसकी मदद नहीं कर सका क्योंकि मैं बड़ा बीमार था। किस दिन? उस दिन। बात किसकी हो रही है मेरे भाई? पास्ट की। पास्ट की बात हो रही है तो क्या आएगा? कैन तो आ नहीं सकता, तो क्या लगा दूँ यहाँ पे? कुड। निकाल दूँ कैन को? चलो आगे देखो। नाउ दैट आई एम वेल आई डैश कैन कुड हेल्प हिम इफ़ ही वॉन्ट्स। अब क्योंकि मैं सही हो गया हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ उसकी अगर वो चाहे तो। समझ गए मेरी बात को? अब मैं सही हो गया हूँ, अगर वो चाहे तो फ्यूचर में मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। समझ गए ना? बात फ्यूचर की हो रही है, अभी तो की नहीं मदद, फ्यूचर में कर सकता हूँ। बात फ्यूचर की है तो मतलब कैन और कुड दोनों में से आ सकता है कोई भी। पर यहाँ पे बात ऐसी हो रही है जिसके अंदर मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बता रहा हूँ। मैं सही हो गया हूँ भाई, बिल्कुल मेरा बुखार उतर गया है, मदद भी करना चाहता हूँ, आए वो मेरे से मदद लेने। अगर यहाँ पे आपको सही चूज़ करना हो तो आप कुड ना करके कैन चूज़ करेंगे, फ्यूचर ऐसा जो कि स्ट्रॉन्ग है। आ जाओ एक और आगे। नाउ दैट आई एम रिकवरिंग आई कैन कुड हेल्प हिम इफ़ ही आस्क फॉर इट। अब क्योंकि मैं रिकवर कर रहा हूँ, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ अगर वो मेरे से मांगे तो। देखो यहाँ पे तो सही हो गया, यहाँ पे रिकवर हो रहा है। बात हो रही है स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक पॉसिबिलिटी की। रिकवरी अभी मेरी चालू है, फ्यूचर में मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ पर पॉसिबिलिटी वीक है क्योंकि मैं तो अभी रिकवर कर रहा हूँ, है ना? बीमार था तो मैंने मना कर दिया था। अगर मैं रिकवर कर रहा हूँ, फ्यूचर वीक है, तो मुझे यहाँ पे लगाना है कुड। आपके सामने कर रहा हूँ मैं, कब कैन कब कुड आता है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। चलो, आई कैन या कुड नॉट डू दिस वर्क अलोन। मैं इस काम को नहीं कर सका अकेले। बात मैं अगर यहाँ पे प्रेजेंट की कर रहा हूँ, समझ लो, किसी को पास्ट लग रहा हूँ तो पास्ट मत समझना, पास्ट में भी यूज होता होगा सेंटेंस, पर हम सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं इस काम को नहीं कर सकता अकेले। बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन कुड में से कौन सा आएगा? वो वाला आएगा जो सिंपल होता है। यहाँ पे कोई पोलाइटनेस की बात नहीं है, किसी से विनम्र नहीं होना, तो मैं यहाँ लगाऊंगा आई कैन। आई कैन नॉट डू दिस वर्क अलोन, मैं इसको अकेले नहीं कर सकता। बल्कि ये तुम गुस्से में बोलते हैं ये चीज़, है ना? पोलाइट होकर के तो ऐसी बात हम बोलते ही नहीं। चलो अगला सेंटेंस देखो। कैन या कुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या तुम एक पानी का गिलास मुझे दे सकते हो? क्या आएगा यहाँ पे? दोनों आएंगे भाई, कोई भी आ सकता है। अगर सिंपल सा फ्यूचर है, सिंपल सी बात है, किसी को, अपने नौकर को बोल रहा हूँ, अपने किसी ऐसे रिश्तेदार को बोल रहा हूँ जिससे मुझे विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं लिख दूंगा कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। और अगर मैं किसी ऐसे आदमी से बोल रहा हूँ जिससे मेरे को हेल्प लेनी है, विनम्रता से उसको मुझे रिक्वेस्ट करना है, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ गए? प्रेजेंट के अंदर दोनों, एक सिंपल एक पोलाइट। पास्ट के अंदर सिर्फ कुड। फ्यूचर में दोनों, स्ट्रॉन्ग वाला फ्यूचर कैन और वीक वाला फ्यूचर कुड। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ रखना है रख लो। इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कैन और कुड के अंदर। बढ़ते हैं आगे। कह रहा बाय क्लैरिफाइंग दैट देयर विल बी एन असेट क्वालिफिकेशन स्टैंडस्टिल ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड फॉर अकाउंट्स दैट वर नॉट ऑलरेडी एनपीए एज ऑफ March 1, द आरबीआई हैज़ ब्रॉड रिलीफ टू बोरोअर्स। कह रहा क्लैरिफाई करके, साफ करके इस चीज़ को कि वहाँ पे होगा, देयर विल बी, वहाँ पे होगा असेट क्लासिफिकेशन में स्टैंड स्टिल। असेट को क्लास के कैटेगरी में बांटने के अंदर एक स्टैंड स्टिल। अभी कैटेगरी में नहीं बांटा जाएगा असेट्स को। और कब? ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड, उस पीरियड के दौरान जिसमें हमें अपनी ईएमआई नहीं भरनी, मोरेटोरियम पीरियड के दौरान। और किसके लिए? वो अकाउंटों के लिए जो कि ऑलरेडी एनपीए नहीं थे, नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं थे, भगोड़े नहीं थे March 1 के हिसाब से। ऐसा क्लैरिफाई करके कह रहा द आरबीआई हैज़ ब्रॉट रिलीफ, आरबीआई रिलीफ लेके आया है टू बोरोवर्स, उन लोगों को, हु वर वरीड, जो कि परेशान थे, दैट, वो ये कि ऑप्टिंग फॉर मोरेटोरियम, ऑप्ट करना, मोरेटोरियम को चुनना, मोरेटोरियम के काम को, मे टर्न दैम इनटू एनपीए, उनको एनपीए में बदल सकता है। सेंटेंस के पीछे की आपने सारा देखो, मीनिंग तो समझ गए, अब इसका हिडन मीनिंग है, फटाफट समझ लो। होता ये है, अभी जो है सबकी ईएमआई नहीं जा रही है, ज़्यादातर लोगों ने अपनी ईएमआई जो है बंद करवा दी, जैसे मैंने ही बंद करवा दी मेरे घर की ईएमआई। ईएमआई का मतलब क्यों बंद करवाने का? ज़्यादातर लोगों को पैसे की ज़रूरत है कोरोना के कारण, तो आरबीआई ने बोला 3 महीने के लिए मोरेटोरियम पीरियड ले लो, अपनी ईएमआई सब स्टॉप कर सकते हैं, आप ऐसा ऑप्ट कर सकते हैं। अब हुआ इससे क्या, कुछ लोग ऐसा डर रहे हैं कि हमारी अगर ईएमआई हमने बंद कर दी
और एक EMI हमारी मार्च 1 अप्रैल से पहले की एक EMI हमारी छूटी हुई थी, तो ये 3 EMI हमने बंद कर दी। उसके बाद ऐसा ना हो बैंक हमारे को भगोड़ा घोषित कर दे, हमारे को बना दे, वो क्या बना दे, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसने क्या बोला गवर्नमेंट ने, किसी को भी भगोड़ा घोषित नहीं किया जाएगा, किसी भी एसेट को क्लासिफिकेशन पे स्टैंड स्टिल लगा दिया है, कोई भी कैटेगरी में किसी को नहीं बांटोगे आप जब तक कोरोना का काम चल रहा है, समझ गए ना। और खास करके उन लोगों को तो नहीं बांटोगे जो कि 1 मार्च से पहले जो पहले तक ना बिल्कुल सही थे। 1 मार्च के बाद किसी ने गड़बड़ करी हो तो अलग बात है, 1 मार्च से पहले वाले को सबको आपको बख्श देना है, समझ गए। तो रिलीफ मिला उन्होंने बोरोस को। कह रहा स्टेट फाइनेंसेस हैव गॉट सम ब्रीदिंग स्पेस थ्रू द इंक्रीज ऑफ WMA लिमिट टू 60% ओवर द लेवल एज ऑन मार्च 31। स्टेट फाइनेंसेस जो है ना, राज्यों के पास जो पैसा है उनको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिला है, उनको थोड़ी सांस लेने की जगह मिली है, उनको थोड़ा सा आराम मिला है। और कैसे, इंक्रीज़ के द्वारा, चढ़ाव के द्वारा इस WMA की लिमिट में। और कहाँ चढ़ा हुआ है, 60% में। और किस लेवल से, उस लेवल से जो मार्च 31 को था, समझ गए ना। तो 60% हो गई है, मार्च 31 से 60% ऊपर आ गए स्टेट फाइनेंसेस की ये रिटर्न। अब मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि जो वीडियो लंबी नहीं करनी है अपने को। ऐसी चीज़ों को आप जो ना सुन करके छोड़ भी सकते हो अगर RC में आपका क्वेश्चन इस पर नहीं बन रहा है ना। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके अंदर आपको घुसना ही घुसना है। कह रहा द स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़ extended to NABARD, SIDBI and NHB will help these institutions to prop up their respective constituencies। कह रहे जो स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी मिली है ना, खास फिर से फाइनेंस करने की जो सुविधा मिली है, और 50,000 करोड़ की जो कि एक्सटेंडेड टू है, अचानक से आई हुई V3 है एक्सटेंडेड, जो कि दी गई है इन तीनों को, समझ गए ना। कह रहा है ये फैसिलिटी है ना, ये हेल्प करेगी इनको, और किनको, इन इंस्टीट्यूशंस को। और हेल्प किस चीज़ में करेगी, प्रोप अप करने में, बढ़ावा देने में उनके रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जिन चीज़ों से वो मिलकर के बने हैं उनको, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। सिडबी, नाबार्ड और NHB कई बैंकों का समूह होता है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट वो सबके सब बैंक्स हैं, इनको रीफाइनेंस फैसिलिटी मिली है। इसके अंदर अपने ज़्यादा नहीं जाएंगे, ऐसा समझ लो 50,000 करोड़ का फ़ायदा मिला है जो कि इन तीनों को एक्सटेंड किया गया है। इससे इनको हेल्प मिलेगी, अपने अंदर जो बैंक इनके समाये हुए हैं ना, उन सभी को ये हेल्प कर सकें, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो बैंक्स हैं उन सभी को मदद कर सकें, समझ गए। कह रहे द सेंट्रल बैंक हैज़ डन व्हाट इट कैन, सेंट्रल बैंक कर चुका है जो ये कर सकता है, हैज़ डन व्हाट इट कैन। इट इज़ नाउ ओवर टू द गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल सपोर्ट पैकेज। कह रहा इट इज़, ये है नाउ, अभी, ओवर टू द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर। ओवर टू या ऑन टू प्लस समथिंग, इसका मतलब है आपके ऊपर है ये सारी चीज़। कह रहा है इट इज़ नाउ ओवर टू द गवर्नमेंट, सारी चीज़ें सरकार के ऊपर। और किस चीज़ के लिए, फिस्कल सपोर्ट पैकेज के लिए। ये जो पैकेज फिस्कल को सपोर्ट करने के लिए लेकर के आएगी। कोशिश की है मैंने बिगिनर लेवल से उन लोगों को इस तरह के एडिटोरियल पढ़ाने की, आर्टिकल्स को पढ़ाने की, जिन्होंने आज तक इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा है। और यही तरीका है, कोशिश करें इस तरीके से सारे इकोनॉमिक एडिटोरियल्स जो हमने पास में किए हैं उनको करने की। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, पहले डिलीट हो गई मुझसे, आज मैं बना रहा हूँ उसको बैठ के। उसमें मैं सारे के सारे है ना इकोनॉमिक एडिटोरियल डाल दूंगा, जा करके देखो। ऐसे ही मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, 25 एडिटोरियल 50 एडिटोरियल पढ़ लोगे ना, आपका डर बंद हो जाएगा इकोनॉमिक एडिटोरियल से। देखते ही बताया करोगे आप रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट है, और साथ में ये चीज़ें आपके GS के अंदर भी काम आती है। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक नहीं करके बताएं, कंजूसी ना किया करें आप, है ना। लाइक्स की लिक्विडिटी को बना रहने दें अपने YouTube की मार्केट में। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए, साइनिंग।